सो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ध्यान से देखिए। आयोनिक इक्विलिब्रियम ये थोड़ा सा लेंदी और डिफिकल्ट चैप्टर है। ठीक है, समझ लीजिए पहले आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिखा हूँ, एसिटिक एसिड CH3COOH। ओके, और यहाँ मैंने बताया हूँ दो हाफ एरो। ठीक है, तो ये डिसोसिएट कैसा होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। मतलब इसके और इसके बीच में इक्विलिब्रियम, मतलब आयोनिक स्पेसीज के बीच में इक्विलिब्रियम। ओके, इसे बोलेंगे हम आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ध्यान से देखिए। द इक्विलिब्रियम बिटवीन ionic species in a solution called as ionic equilibrium। मान लीजिए मैंने एक्वस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड लिया था। ठीक है, तो एसिटिक एसिड डिसोसिएट हुआ इस तरह, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो इस मॉलिक्यूल और आयन के बीच में जो आपको इस इक्विलिब्रियम दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे उसे हम, आयोनिक इक्विलिब्रियम। इन डेप्थ और डिटेल हम इसका स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये एसिड के लिए अलग होता है, जिसे हम Ka बताते हैं, एसिडिटी कांस्टेंट। बेस के लिए अलग है, सॉल्ट के लिए अलग है, वाटर के लिए अलग है। ओके, तो ध्यान से देखिए। द इक्विलिब्रियम बिटवीन, ठीक है, आयोनिक स्पेसीज इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखिए वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में बी इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ध्यान से देखिएगा, ऐसे कंपाउंड जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा। वाटर सोल्यूबल कंपाउंड, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स may be electrolytes और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ध्यान से देखिए। वाटर सोल्यूबल कंपाउंड जो है ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं। ओके, देखिए अगर इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो वो आयन प्रोड्यूस करेगा, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स अगर सब्सटेंस होगा तो वो आयन प्रोड्यूस नहीं करता। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स की खास बात ये होती है क्या, ये इट प्रोड्यूस आयन, इट प्रोड्यूस आयंस, और इट डू नॉट प्रोड्यूस आयंस। ये आयंस प्रोड्यूस करता है और ये आयन प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले यह है कि आयन ये कहाँ पर फाउंड होते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आयन जो है ये फाउंड होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। देखिए यह कंसेप्ट बताया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे, अकॉर्डिंग टू हिम आयन प्रेजेंट इन और फाउंड इन सॉल्यूशन। आयन जो है ये सॉल्यूशन में पाए जाते हैं, फाउंड होते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए, इसने ये बताया क्या इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये आयन प्रोड्यूस करता है। ओके, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ये आयन प्रोड्यूस नहीं करता। तो थोड़ा सा हम स्टडी कर लेंगे इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का। सुनिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स उसको बोलेंगे हम क्या, ऐसा सब्सटेंस जो उसके एक्वस सॉल्यूशन में आयन प्रोड्यूस नहीं करता, मीन्स मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। सुनिए आप, इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स द सब्सटेंस विच डू नॉट प्रोड्यूस आयंस इन, the substance which do not produce ion in their aqueous solution,
in their aqueous solution and do not conduct electricity कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में आयन प्रोड्यूस नहीं करता उसे बोलेंगे हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जब आयन ही अगर ये प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता। ओके बेटा, इसका एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए, इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज जो जनरली हम यूज़ करते रहते हैं, हमारे सिलेबस में बहुत सारी एग्जाम्पल है, सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया एटसेट्रा, बड़ी फेमस एग्जाम्पल है। ओके, तो ये है बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, अब इलेक्ट्रोलाइट्स किसे बोलेंगे हम? तो इलेक्ट्रोलाइट्स उसको बोलेंगे कि ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में है ना आयन प्रोड्यूस करे और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंडक्ट करता हो या फिर प्रोड्यूस करता हो। ओके, तो ध्यान से देखिए, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सुनिए आप, द सब्सटेंस, ओके ध्यान से देखिए, द सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस, द सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस आयन in their aqueous solution, the substance which can produce ion in their aqueous solution and conduct electricity called as electrolytes। ओके, ध्यान से देखिए, हम सारे पॉइंट्स कवर करते हुए चल रहे हैं यहाँ पर, बोर्ड नीट सारे पॉइंट्स। ओके, देखिए, तो इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। सुनिए बेटा, अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कैसा हम आइडेंटिफाई करेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स उसको बोलेंगे हम क्या, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली और नियरली कंप्लीटली डिसोसिएट हो उसके एक्वस सॉल्यूशन में, उसे बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स जो पार्शियली और इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हो उसके एक्वस सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स में भी स्ट्रॉन्ग और वीक। ओके, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 1। चलिए, हाँ देखिए बेटा, अब यहां पर हमने जो इलेक्ट्रोलाइट्स बताए हैं आपको, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट्स ये हो सकता है एसिड, बेस और सॉल्ट। इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या रहेगा? एसिड होगा सर, बेस होगा और सॉल्ट होगा। लिख देना आपने एग्जाम्पल। सुनिए आप, एग्जाम्पल इसका एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट, ठीक है, ETC। ठीक है, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स में भी एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के दो टाइप्स, दैट इज स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, सुनिए, electrolytes classified into two categories, that is strong electrolytes and weak electrolytes। okay, चलिए समझ लीजिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है और फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। ठीक है ना, देखिए बेटा ध्यान से, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। इसमें नंबर 1 है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, और सेकंड है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, बी। ये है बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और सेकंड है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सुनिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम यूज करते हैं बेटा सिंगल एरो का, सिंगल एरो। ओके, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम यूज करते हैं 2 हाफ एरो। क्या यूज करेंगे? 2 हाफ एरो, 2 हाफ
एरो। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मीनिंग ये हो रहा क्या, सुनिए, क्या ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली और नियरली कंप्लीटली डिसोसिएट हो, मतलब 100% ये डिसोसिएट हो जाए। ओके, देखिए द इलेक्ट्रोलाइट्स विच कैन या फिर विच इज कंप्लीटली और नियरली कंप्लीटली dissociate into their aqueous solution called as strong electrolytes। सुनिए आप, मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली और नियरली कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए उसके एक्वस सॉल्यूशन में, उसे बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसके एग्जांपल है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, फिर एग्जांपल लिखेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस एंड देयर सॉल्ट। सुनिए आप, सॉल्ट भी कैसे बनाएंगे मैं आपको बताऊँ। स्ट्रॉन्ग एसिड में विथ ऑर्डर लिखा के देता हूँ आपको, HClO4 ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। बाद में H2SO4, यस, HI, यस सर, HI के बाद में HBr, HCl और HNO3। ये है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल। स्ट्रॉन्ग बेस है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड। जैसा NaOH जनरली हम ऐसा याद करते हैं, KOH, MgOH/2, CaOH/2 etc। ओके, ध्यान से देखिएगा बेटा, यह है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और उसके सॉल्ट। ठीक है, अब सॉल्ट कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। एसिड और बेस, ठीक है, एसिड प्लस बेस इसको कंबाइन करके तैयार होता है सॉल्ट प्लस वाटर, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से देखिए, एसिड में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करता हूँ HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ये दोनों मिला करके बेटा तैयार होगा NaCl प्लस पानी। यस सर। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4, यस सर, प्लस क्या लिखते हैं यहाँ पर, चलिए हाँ NaOH लिख देते हैं, नो डाउट, ठीक है ना। यहाँ का HOH बाहर, NaClO4 प्लस H2O, ठीक है ना। देखिए बेटा HNO3 प्लस KOH लिख सकते हैं आप, यस सर, तैयार होगा इसमें KNO3 प्लस H2O। ये है बेटा पोटाशियम नाइट्रेट सॉल्ट, है ना, सोडियम परक्लोरेट, सोडियम क्लोराइड एट्सेट्रा। तो आई होप आपको ये एग्जांपल तो समझ में आ गई होगी कि एसिड और बेस मिला करके सॉल्ट तैयार होगा। लेकिन सुनिए, अब इसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट होता है। ठीक है, मैं बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूँ कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए इसको हम थोड़ा सा भी वेटिंग पे रखते हैं। ओके, चलिए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मैं आपको बता रहा था। मान लीजिए मैंने अगर HCl यूज़ किया हूँ बेटा, तो ये H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, ये 100% डिसोसिएट होगा। कितना? 100% डिसोसिएट। जितना मोल लिए, मान लो अगर मैंने यहाँ पर इसका 1 मोल यूज़ किया हूँ, तो ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा 1 मोल, और ये कितना 1 मोल, 100% डिसोसिएट हो गया। जितना यूज़ किए थे उतना 100% हो गया। ठीक है, अब NaOH की अगर हम बात करेंगे तो Na पॉजिटिव और प्लस OH निगेटिव, यस सर, ठीक है। MgOH/2 की अगर मैं बात करूँगा, सुनिए आप, तो ये कैसे हो जाएगा बेटा, Mg डाई पॉजिटिव प्लस, है ना, ट्वाइस OH निगेटिव, ये भी 100% डिसोसिएट हो रहा, 100% ये टूट जाएगा। यस, इसीलिए तो हम इसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ओके, CaOH/2 की अगर मैं बात करूँगा, CaOH/2, तो ये देगा बेटा Ca डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस OH निगेटिव, ट्वाइस OH निगेटिव। ठीक है, अच्छा, और मैं सॉल्ट के एग्जांपल ले लूँ यहाँ पर, चलेगा। हाँ, देखिए बेटा CaOH/2
प्लस H2SO4, यस सर। तो CaSO4 बनेगा, यस, प्लस 2 मोल ऑफ H2O, है ना। ये भी सॉल्ट है, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके सॉल्ट की अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए मैंने लिखा हूँ बेटा NaCl, तो Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, है ना। CaSO4 अगर लिखूंगा मैं तो Ca डाई पॉजिटिव प्लस SO4 डाई निगेटिव, यस सर, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलेंगे हम, क्या ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। चलिए, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए उसे बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसकी एग्जांपल है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड देयर सॉल्ट। देखिए, सॉल्ट में अगर कंपोनेंट्स एसिड हो चाहे या फिर बेस का कोई एक कंपोनेंट्स अगर स्ट्रॉन्ग हो तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के जैसा बिहेव करेगा। समझ में आया क्या बोला आपको। अगर सॉल्ट में कोई एक कंपोनेंट्स चाहे वो एसिड का हो या फिर बेस का हो, कोई एक कंपोनेंट्स अगर स्ट्रॉन्ग वाला हो तो वो सॉल्ट काम करेगा किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। ओके, यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया। चलिए, और मैं आपको कुछ सॉल्ट के एग्जांपल लेके बता देता हूँ। सुनिए, यहाँ से हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए बेटा MgOH/2, यस सर, MgOH/2। अच्छा, एक इसके खास पॉइंट ये भी है बेटा, क्या इनऑर्गेनिक एसिड जो हैं, इनऑर्गेनिक एसिड, मैक्सिमम इनऑर्गेनिक एसिड एक्सेप्ट HF, ओके, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर इनऑर्गेनिक एसिड ही लिखा हूँ, ओके। हाँ, तो MgOH/2 का बेटा हम रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर किसी भी एक सॉल्ट के साथ। बताइए, आप जो बोलेंगे हम वही लिखेंगे। चलिए, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर HBr लिख देता हूँ, प्लस HBr, यस सर। तो बेटा ये बनाएगा MgBr2 सॉल्ट, ओके, प्लस, तो इसलिए मैंने 2 मोल लिया, 2 H और 2 OH। बताइए आप, ट्वाइस H2O, वाटर मॉलिक्यूल इसमें रहेगा बाय प्रोडक्ट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपको समझ में आ गया, जो 100% कंप्लीटली डिसोसिएट होगा उसे बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी आपको समझाना है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट है क्या आपको। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपको समझ में आ गया, यस सर। तो बेटा ये पेज नंबर 2 आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए जल्दी से, हाँ, देखिए, अब मैंने आपको ये बताया हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए, इसके और कुछ 1-2 पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड, फिर हम रिटर्न बैक आ जाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर, ठीक है। चलिए, देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखिएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मैं एक एग्जांपल लिखता हूं Na2SO4। बेटा मान लीजिए आप, मैंने यहाँ पर यूज़ किया हूँ 1 मोलार, यानी 1 मोल पर लीटर। 1 मोलार मीन्स 1 मोल पर लीटर। तो देखिए ये 100% डिसोसिएट होगा बेटा, यस सर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस SO4 डाई निगेटिव, तो कितने मोल तैयार होगा Na के 2, तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके मोलार्स को, ओके। यहाँ पर 1 × 1 मोलार, तो बेटा ये हो जाएगा 2 मोलार और ये रहेगा 1 मोलार और ये कितना था, 1 मोलार, ठीक है। तो ये है बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब यहाँ पर 1 मोल Na2SO4 2 मोल Na पॉजिटिव आयन दे रहा और 1 मोल क्या है, SO4 डाई निगेटिव आयंस ये प्रोड्यूस कर रहा। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलेंगे हम, क्या ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो पार्शियली और इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हो, जैसे हमने बताए थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो 100% डिसोसिएट हो जाता। कितना, 100%। अगर हम 1 मोल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तो वो 100% या फिर नियरली 100% डिसोसिएट हो जाएगा। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का ऐसा नहीं है, ये पार्शियली और इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होगा। मतलब कहना ये है कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये 5% डिसोसिएट होता। कितना, 5%। तो ध्यान से देखिए, द electrolytes which is incompletely
the electrolytes which is incompletely or partially dissociate into their aqueous solution। ओके, मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स जो उसके एक्वस सॉल्यूशन में है ना पार्शली और इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हो, उसे हम बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, देखिए बेटा, इसकी एग्जांपल है वीक एसिड, इसकी एग्जांपल है वीक एसिड्स। ओके, तो ऑल ऑर्गेनिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड ये वीक एसिड के एग्जांपल है। ठीक है ना। देखिए बेटा, एक तो मैं आपको HF बता देता हूँ जबकि इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा CH3COOH, ओके, ये है ना ऑर्गेनिक एसिड। HCOOH, यस सर। C6H5COOH, यस। HCN, यस सर। H2S, यस सर। HNO2 नाइट्रस एसिड, यस सर। उसके बाद देखिए बेटा, H2SE, ओके, H3PO4, यस सर। उसके बाद में H2CO3 कार्बोनिक एसिड, यस सर। कार्बोनिक एसिड के बाद में बेटा हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, सुनिए आप, फिनॉल बेंजीनिंग OH, वीक एसिड। ओके सर, है ना, ये है वीक एसिड्स, बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, आप ये याद कर लीजिए आप, वीक एसिड्स के एग्जांपल मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर बेटा आप इसे डिसोसिएट करेंगे तो देखिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कहीं ना कहीं ऐसा लिखा हुआ दिखा होगा कि ऐसे 2 हाफ एरो बता देता था और ये डिसोसिएट होता था बेटा। ध्यान से देखिए, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यस, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अगर मान लीजिए H2CO3 हम डिसोसिएट करेंगे तो ये ऐसा टूटेगा, ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस CO3 डाई नेगेटिव। अब एसिड्स तो हम उसे कहते हैं कि जो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे उसके एक्वस सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड एज एसिड। ओके, तो बेटा ये जो डिसोसिएट होता है, इट डिसोसिएट है ना 5% ओनली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। इसके एक्वस सॉल्यूशन में कितना परसेंट डिसोसिएट होगा? 5% होगा सर। यस, सुनिए, अगर मान लो बेटा हमने HF लिखे हैं, अब इसको आप तोड़ना चाहे, सुनिए मैंने यहाँ पर ये 1 मोल यूज़ किया था, तो ये H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव, तो ये कितना होगा? 0.05 मोल। बहुत रेयर डिसोसिएशन होता, पार्शली और इनकम्प्लीटली डिसोसिएट। ये भी कितना रहेगा? 0.05 मोल। ये मैक्सिमम इतना डिसोसिएट होगा। सुनिए बेटा, तो यहाँ लिखा हूँ मैंने वीक एसिड। ओके, अच्छा, वीक बेस, वीक बेस की एग्जांपल देखिए आप, वीक बेसेस। चलिए, वीक बेसिस है बेटा, इसमें CuOH/2, यस सर। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यस। CH3 बॉन्ड NH2 1 डिग्री अमाइन, यस सर। CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड CH3, यस सर, 2 डिग्री अमाइन। और उसके बाद बेटा आप ध्यान से देखिए, CH3 बॉन्ड N, CH3 बॉन्ड CH3 और ये डॉट 3 डिग्री अमाइन। ओके, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस। ओके, हाँ, उसके बाद में एंड देयर सॉल्ट। अब ये दोनों मिला करके इसका सॉल्ट है ना, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस, बोलिए बेटा, वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस मिलाकर के जो सॉल्ट तैयार होगा, दैट इज कॉल्ड एज, है ना, ये रहेगा, सुनिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। ये सॉल्ट तो रहेगा लेकिन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा? वीक। चलिए मैं एग्जांपल लिखने की कोशिश करता हूँ। यस सर, तो यहाँ लिखे हमने वीक एसिड CH3COOH प्लस NH4OH। ओके, मैंने यहाँ पर 2 हाफ एरो यूज़ किया हूँ। H पॉजिटिव बाहर, CH3COONH4 प्लस H2O, HOH, H2 बाहर, CH3COONH4। ओके, HF प्लस NH4OH। सुनिए, ये तैयार हो जाएगा बेटा NH4F प्लस H2O, बराबर है। इसके बाद देखिए आप, हाँ, एक एक एग्जाम्पल लीजिए, इसे हम समझ लेते हैं। यस, H2CO3
यस, यहाँ पर हमने कार्बोनिक एसिड यूज़ किया बेटा। कार्बोनिक एसिड के साथ में हम रिएक्शन करवा देते हैं। चलिए, प्लस CuOH/2 का, यस सर, ओके, ट्वाइस H2 बाहर, CuCO3 प्लस ट्वाइस H2O। तो बेटा ये सारे क्या है सर? ये सब है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो सॉल्ट होगा जिसके दोनों कंपोनेंट्स वीक एसिड भी हो और वीक बेस भी हो। लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट्स वीक वाला यूज़ किया हूँ, मान लीजिए मैंने यूज़ किया H3PO4 और एक मैं यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेटा ये काम हमेशा करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। 3 मोल लेंगे थ्राइस H2 बाहर, तैयार करेगा Na3PO4 प्लस थ्राइस H2O, है ना। क्योंकि अगर देखो सॉल्ट में कोई भी एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग का हो, चाहे एसिड हो या फिर बेस हो, तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा और ये काम करेगा बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो हमारे को देखिए यहाँ तक कि ये समझ में आ गया क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं हम और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो 100% डिसोसिएट होता, बराबर है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा ये 5% डिसोसिएट होता। कितने परसेंट? 5। अगर मैं यहाँ पर 1 मोल यूज़ करूँगा तो 0.05 मोल ये डिसोसिएट होगा, बराबर है, और बाकी जितना मॉलिक्यूल हमने यूज़ किए थे वो एज इट इज़ रिमेन रहेगा। ठीक है, तो वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यस, इसके बाद में देखेंगे बेटा हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता, DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, चलिए, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप, पेज नंबर 3। यस, हाँ, चलिए बेटा ध्यान से देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर कौन कौन से फैक्टर असर करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर कौन कौन से फैक्टर असर करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। ओके, चलिए, चलिए ध्यान से देखिए। हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD। यस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज कॉल्ड एज अल्फा। क्या है बेटा? अल्फा। अब देखिए अल्फा का जो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला बनता है, मैं आपको एक सिंपल टेक्निक के थ्रू बताने की कोशिश करता। मान लीजिए ये हमने यूज़ किए हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यस, अब इसको बेटा हमने डिसोसिएट किए, तैयार हो गए CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, बराबर है। यहाँ पर मैंने ये 1 मोल यूज़ किया था और मैंने आपको बताया कि कितने % डिसोसिएट होगा। मतलब देखो ये होगा बेटा 1 मोल में से 0.05 मोल डिसोसिएट। यस, ये भी कितना रहेगा 0.05 मोल डिसोसिएट। परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो ये 5% डिसोसिएट होगा। यस, तो ध्यान से देखिए इसका और इसका रेशो, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स था और ये सुनिए, तो अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए बेटा, अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ लिखे हैं हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब कितने मोल हमने यूज़ किए थे। ओके, अब इसमें से 1 मोल में से इतना डिसोसिएट हुआ है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट है ना इनटू आयन, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट इनटू आयंस, है ना, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब 1 मोल में से कितना मोल डिसोसिएट हुआ, टोटल मोल में से कितना मोल डिसोसिएट हुआ। ये था बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से इतना डिसोसिएट हुआ और यहां से हमारे को इक्विलिब्रियम मिला। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर, यस, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, द फ्रैक्शन ऑफ, है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट into its ion when equilibrium is reached। तो यहां पर इक्विलिब्रियम पहुंचेगा, यहां पर इक्विलिब्रियम मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बेटा ध्यान से देखिए, बहुत सिंपली मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, मान लीजिए मैंने यहां पर 100 मोल यूज किया था एसिटिक एसिड के। अब 100 में से ये सिर्फ 5 ही मोल डिसोसिएट हुए, यस, और 95 मोल ये एज इट इज बाकी है। तो जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से जितने मोल डिसोसिएट हुए, है ना, दोनों का रेशो, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा, है ना। देखिए आप, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू इट्स आयन व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, ओके, कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बेटा परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे आप? क्या ये कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ? मान लो ये 0.05 मोल हुआ, तो परसेंटेज कैसे करेंगे आप? ये अल्फा था सर, यस सर, ये भी अल्फा था, है ना। तो अल्फा इंटू 100, है ना, अल्फा इंटू 100, यस, क्योंकि देखो ये 1 मोल था, 1 मोल में से इतना डिसोसिएट हुआ। अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज परसेंटेज डिसोसिएशन। क्या रहेगा बेटा, बोलो, परसेंटेज डिसोसिएशन। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए आप, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर कौन कौन से फैक्टर असर करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ओके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स दैट इज अल्फा। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर कौन कौन से फैक्टर असर करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा इसमें नेचर ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहला पॉइंट रहेगा इसमें कि सॉल्यूट का नेचर क्या है। मान लो अगर सॉल्यूट यहां पर, इफ सॉल्यूट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर सॉल्यूट यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, देन अल्फा इज यूनिटी। मतलब अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो अल्फा कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू, हमने 1 मोल यूज़ किए, मान लीजिए आप HCl, और ये डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये 1 मोल था, 1 मोल में से 1 ही मोल ये डिसोसिएट होगा, यस सर, बराबर है। तो 1/1 दैट इज 1, जितना लिए थे वो 100% डिसोसिएट होगा। मतलब यहाँ पर अल्फा कितना रहेगा? यूनिटी, अल्फा 1 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो, इफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर सॉल्यूट यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो, तो सुनिए आप, अल्फा इज इक्वल टू, ये 1 मोल तो रहेगा, 1 में से कितना? 0.05 रहेगा। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा? अल्फा इज मच मच लेस देन 1, अल्फा इज मच मच लेस देन 1। देखिए यहाँ पर मैंने HCl यूज़ किया, और बेटा यहाँ पर एसिटिक एसिड हमने यूज़ किए हैं, ये बना देगा ऐसा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ पर इसका अल्फा जो है मच मच लेस देन 1। ओके, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि नेचर ऑफ सॉल्यूट, अगर यहाँ पर सॉल्यूट जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो अल्फा 1 रहेगा, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो तो 1 से बहुत कम रहेगा अल्फा, यस। चलिए, सेकंड पॉइंट है बेटा इसमें नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, देखो इसमें क्या होगा, क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होने के साथ साथ सॉल्वेंट का पोलरिटी भी इंक्रीज होगा, बराबर है। ध्यान से देखिए, एज इंक्रीज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा, मान लो क्या हमने यहाँ पर, ठीक है,
HCl को हमने वाटर में डाल दिए, किस में डाले, वाटर में। तो HCl क्या करेगा, वाटर को पोलराइज कर देगा, बराबर है, H पॉजिटिव अलग कर देगा, OH निगेटिव अलग कर देगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। ओके, ध्यान से देखिए, मैं इसको अच्छे से और समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए, सुनिए बेटा, हमने इसमें यूज़ किए हैं वाटर और यहाँ डाले HCl, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव और OH निगेटिव को दोनों को अलग अलग कर देगा। दोनों अलग अलग हो रहे मीन्स यहाँ पर सॉल्वेंट का पोलरिटी भी इंक्रीज हो रहा है ना। कब इंक्रीज होगा, जब यहाँ पर अल्फा इंक्रीज हो रहा। यस सर, क्योंकि अल्फा क्यों इंक्रीज हो रहा, H पॉजिटिव Cl निगेटिव, ये है ना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। मीन्स एज इंक्रीज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देन पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट आल्सो इंक्रीजेस। मतलब अल्फा इंक्रीज होने के साथ साथ सॉल्वेंट का पोलरिटी भी इंक्रीज होता है। ओके, एंड वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या रहता है बेटा, बताइए आप, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो देखिए इसका मीनिंग क्या हो रहा, क्या अगर हम देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स को ओके सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट को पोलराइज्ड कर देगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स रहेगा तो उसका अल्फा बहुत ज़्यादा रहता, क्योंकि वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्वेंट को पोलराइज कर देगा, है ना। मान लो अगर वाटर वहाँ पर सॉल्वेंट रहा तो H पॉजिटिव और OH निगेटिव। यस सर, ये समझ में आ गया बेटा आपको, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड पॉइंट ये है बेटा, देखिए, हाँ देखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, उसके बाद में इफेक्ट ऑन, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये तो बहुत सिंपल पॉइंट है कि मान लीजिए हम कोल्ड वाटर और हॉट वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स डाल रहे हैं, तो सबसे पहले डिसोसिएट क्या होगा, हॉट वाटर, बराबर है, उसके आयन, उसमें आयंस डिसोसिएट हो गए। यस सर, ओके। देखिए मीन्स एज इंक्रीज टेम्परेचर, ओके, देन अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आल्सो इंक्रीजेस। मान लो आप HCl को हॉट वाटर में और कोल्ड वाटर में डाल रहे, तो HCl सबसे पहले किस में टूटेगा, हॉट वाटर में। तो मीनिंग क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आल्सो इंक्रीजेस। यस यस, ओके। इसके बाद देखिए बेटा, फोर्थ है इसमें, हाँ, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सुनिए, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो, ओके, मीन्स डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, ओके, डाइल्यूशन इंक्रीज होगा। यस सर, डाइल्यूशन अगर इंक्रीज होता है तो अल्फा भी इंक्रीज होगा। मैं आपको बताता हूं एग्जांपल। मान लो आपने 10 ml वाटर लिए और उसमें 5 ml आप एसिड डाल रहे, और 50 ml हमने वाटर लिए जिसमें हम 5 ml एसिड डाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एसिड देखो, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा सॉल्वेंट के पास में, मॉलिक्यूल उतने ज़्यादा रैपिडली डिसोसिएट हो गया और उतना ज़्यादा वो माइग्रेट हो सकते हैं। तो क्या मीनिंग हो रहा है इसका, क्या जितना ज़्यादा डाइल्यूशन इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा डिसोसिएशन भी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज होगा। डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा मीन्स बेटा कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा। देखिए मीन्स अल्फा is directly proportional to N by V, number of moles upon volume, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मीन्स अगर देखिए, सॉरी, ये अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा बोलो, कॉन्सेंट्रेशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, वॉल्यूम के। ठीक है, और ये हम पूरा डिटेल समझने की कोशिश करेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, क्या इसके लिए कंडीशंस है, इक्विलिब्रियम कहाँ पर मिलेगा हमारे को, इक्विलिब्रियम मिलता है सर हमारे को वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो ज़्यादा हम स्टडी करेंगे इसमें किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। बेटा पेज नंबर कौन सा है, 4th है आई थिंक। यस, ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, बाय।